जय हिंद छात्रों। स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर। छात्रों, आज के हम टॉप एमसीक्यू को आपके लिए लेकर आए हैं और आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ये सीरीज़ है वो मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज मेडिएवल हिस्ट्री से खिलजी वंश और तुगलक वंश के प्रश्नों को मैं कवर किया हूँ। तो जो छात्र भी खिलजी वंश और तुगलक वंश की जानकारी हासिल कर लिए होंगे, जो पढ़ाई कर लिए होंगे, उनके लिए इसके माध्यम से आज अपने पढ़ाई के लेवल को जांचने का एक बहुत ही शानदार मौका है। और इस मौके को आप किसी भी तरह से खोने नहीं देंगे। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को कराने के बाद मैं एक जादू की झप्पी यानी लास्ट में प्रश्न मेरा और जवाब आपका रहेगा, जिसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूरे वीडियो के आखिर में पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सभी छात्रों को आज का सीरीज बहुत अधिक हेल्प करेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसका लाभ ज़रूर लें। तो आइए बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न को देखें। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें यह पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू करने वाला सुल्तान कौन है था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू करने वाला सुल्तान है। ऑप्शन ए दे रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सी में है ऑप्शन मुबारक खिलजी और डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था और उसने बाजार की हर चीज का भाव सुनिश्चित कर दिया था। दुकानदार निश्चित कीमत पर चीजें बेचते थे। हम कह सकते हैं कि सुई से लेकर कंघी तक के भाव निश्चित कर दिए गए थे। बाजारों का सतत निरीक्षण मूल्य नियंत्रण के लिए, यानी कि जो रेट सुनिश्चित किया गया है उसी रेट पर लोगों को सामान मिले, इसके लिए एक दीवान ए रियासत नामक स्वतंत्र विभाग भी बनाया गया था, जिसका काम था बाजार को देखते रहना कि जो रेट तय किया गया है उसी रेट पर लोगों को सामान मिल सके। यानी मार्केट के हर वस्तु की कीमत को फिक्स किया था। तो कोई अपनी मर्जी से दुकानदार ज़्यादा रेट को लेकर के सामान नहीं बेच सकता था। दूसरी बड़ी बात अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह भी रहा बाजार नियंत्रण पर कि इसने ये अपने शासनकाल में स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे शासनकाल में कम तौलकर सामान नहीं देगा, क्योंकि जितना वो कम तौलेंगी उतना मांस उनके शरीर से काट लिया जाएगा। जिसका प्रभाव ये हुआ कि दुकानदारों ने डोरी मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया और ये कोशिश वो करते थे कि किसी भी ग्राहक को कम तौल कर ना दिया जाए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, अन्यथा उनको अपने मांस कटवाने की नौबत आती। तो ये बड़ा ही कठोर सा नियम लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली इनके शासन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिस प्रणाली में उन्होंने अब मार्केट की सभी वस्तुओं की कीमत तय कर दी थी कि किस रेट पर किस वस्तु को बेचना है। और इसके लिए एक विभाग भी बना दिया था जो ये निगरानी केवल करता था कि मार्केट में जो वस्तु बिक रही है वो निर्धारित कीमत पर बिक रहा है कि नहीं। उस रियासत का नाम था दीवाने रियासत विभाग। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि मालिक काफूर एक दरबारी हिजड़ा था। दरबारी हिजड़ा गुलाम था और ये किसके शासनकाल में देखने को मिला है। मालिक काफूर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, एक दरबारी हिजड़ा गुलाम जो किसके शासनकाल में था। ऑप्शन देखिए, ए दे रहा है जलालुद्दीन खिलजी के शासन में, बी है अलाउद्दीन खिलजी के समय,
और सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, और डी है रजिया सुल्तान के शासनकाल में। तो इसका भी सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। मालिक कफूर एक दरबारी हिजड़ा था अलाउद्दीन खिलजी की दरबार का, जो कि हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम भी था। और इस गुलाम को 1299 में गुजरात विजय अभियान के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलाहकार थे नुसरत खान, उन्होंने 1000 दिनार में इसे खरीदा था और उसे प्राप्त किया था। तो 1000 दिनारी भी मालिक काफूर को कहा जाता है। लेकिन काफ़ी तेज तर्रार और अपनी योग्यता के बल पर आगे चलकर ये अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक भी बना था। और सेना नायक बनने के बाद इसने दक्षिण भारत जो अभियान है, दक्षिण भारत अभियान को इन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। साथ ही साथ देवगिरी जीतने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम कहेंगे कि 1306 में मालिक काफूर ने जो मंगोल आक्रमणकारियों को हराया था, ये एक सेना नायक के रूप में मालिक काफूर की बहुत बड़ी विजय थी। दक्षिण भारत विजय अभियान से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बहुत सारे रसद मिले, घोड़े की प्राप्ति हुई, हाथी की प्राप्ति हुई। तो मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ था। उसके दरबार का एक गुलाम था जो अलाउद्दीन खिलजी का आगे चलकर सेना नायक भी बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का एक प्रसिद्ध राजा हुआ, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, ये पूछा गया है राजधानी के बारे में। ऑप्शन देखो, ए दे रहा है दिल्ली को, बी ऑप्शन है देवगिरी को, सी ऑप्शन है तुगलकाबाद को, और डी ऑप्शन है लाहौर को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था देवगिरी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इन्होंने दिल्ली के निकट देवगिरी की स्थापना की और देवगिरी को ही अपनी नवीनतम राजधानी के तौर पर स्थापित किया। अगर हम बात दिल्ली की करें तो अगर गुलाम वंश की बात होती है तो गुलाम वंश का जो राजा था इल्तुतमिश, उसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थापित किया था। तुगलकाबाद की बात करें तो तुगलकाबाद भी एक प्रसिद्ध स्थान है दिल्ली के पास ही, और तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था और इसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। लाहौर की बात करें तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली तो अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर लाहौर चला गया था। तो ये सारे स्टेप आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले नहर का निर्माण किस शासक ने किया था। ऑप्शन देखिए, ए में है इल्तुतमिश, बी में है फिरोज शाह तुगलक, सी में है रजिया सुल्तान और डी में है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, भारत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 तक रहा था। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी की थी, दिल्ली के निकट इस नवीन एक नगर बसाया। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक का संबंध उस समय के प्रसिद्ध जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि आमिर खुसरो के गुरु माने जाते हैं, उनके साथ इनका संबंध बेहतर नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि नहरों का निर्माण कराने वाले संभवतः यही पहले शासक थे, पहले सुल्तान थे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ये आगे चलकर भारत में बहुत अधिक नहर बनवाए हैं, यानी नहरों का जाल बिछवाने वाले शासक के तौर पर फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, जिनको नहरों का बादशाह भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा कि नहर किसने बनवाया तो फिरोज शाह तुगलक होगा। लेकिन जब पूछेगा कि पहला शासक जिन्होंने नहर बनवाया तो आपका ना आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें दे रहा है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ। जी हाँ, तैमूर लंग जो एक मंगोल आक्रमणकारी था, इसने किसके शासन काल में आक्रमण किया था। ऑप्शन देखिए, ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है नसरुद्दीन महमूद और सी में है सिकंदर लोदी, जबकि डी में है गयासुद्दीन तुगलक। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, अगर हम नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो नसरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश के अंतिम राजा थे, जिनका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और बहुत अधिक लूटपाट की थी। तैमूर लंग ने कई सारी स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हुई थी, जन धन का काफी नुकसान किया गया, एक तरह से दिल्ली को बिल्कुल तबाह कर दिया था ये मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग। तो इनका आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसमें दे रहा है कि सल्तनत काल में खुम्स किस प्रकार का कर था। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में जो खुम्स जो टैक्स था वो किस टाइप का टैक्स था, पूछा गया है। ए दे रहा है कृषि कर, बी दे रहा है धार्मिक कर और सी दे रहा है भूमि कर, जबकि डी दे रहा है लूट का माल। तो इसका सही आंसर बनेगा डी, लूट का माल। ठीक है, सल्तनत काल में खुम्स जो टैक्स था वो लूट का माल था। अब ये भाई लूट का माल क्या है, तो सेना या उस समय के शासन के दौरान कोई भी व्यक्ति और किसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए जाता है और वहां से उसे जीत हासिल होती है, तो जीत हासिल होने के बाद वहां जो भी आपने लूटपाट किया है उस लूटपाट के सामानों में से कुछ हिस्सा उस समय के सुल्तानों को देना पड़ता था और वही टैक्स खुम्स कहलाता था। चाहे वो सेना जाकर कहीं जीते या कोई और जाकर जीते, लेकिन अगर आप जीत कर आते हैं और वहां से जो भी आपको लूट का माल मिला है उस क्षेत्र को जीतने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा उस समय के राजाओं को देना पड़ता था, यही खुम्स टैक्स होता था। अगर बात करें हम कृषि कर की कि भाई कृषि कर क्या है, तो देखिए कृषि कर भी उस समय लगता था जिसको हम खराज के नाम से जानते थे, और धार्मिक कर जो जजिया कर के रूप में फेमस हुआ था। भूमि कर जो बात करें, भूमि कर ये उस समय का एक तरह से खराज ही था। ठीक है, तो ये सारा चीज है उस समय लगता था। अगर कृषि की बात करें तो कृषि कर कृषि विभाग को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक काफी जागरूक हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक एक विभाग भी बनाया था कृषि को लेकर, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में तो हक सर्ब नाम से एक सिंचाई कर लगाया था वो अपने जमाने में। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो भाई बात है इब्न बतूता की, ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया था और इसने भारत में रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। इंडिका पुस्तक की रचना ये आपको इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने किया था। किताब उल हिंद की जब बात आती है तो किताबुल हिंद जो है अल बरूनी की पुस्तक है, और किताब उल यामिनी उत्बी की पुस्तक का नाम है। उत्बी और अल बरूनी ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत में थे। यानी महमूद गजनवी जब भारत आया था तो उसके साथ ये दोनों अल बरूनी और उत्बी नामक विद्वान भारत में आए थे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अद्धा एवं विख
ये अच्छा क्वेश्चन है कि अधा एवं विख नामक सिक्का किसने चलवाया था। जी हाँ, यह एक मुद्रा है, अधा एवं विख। पूछा है कि ये मुद्रा किसने चलवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो भाई, ए नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मुबारक खिलजी, सी है इल्तुतमिश और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा फिरोज शाह तुगलक, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधा एवं विख ये सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में चलवाया था। और अधा जो सिक्का होता था यह पूरी तरह से तांबे का बना होता था, जबकि विख जो सिक्का होता था ये पूरी तरह से कांसा का बना होता था। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश के शासनकाल में भी, कि इल्तुतमिश ने भी भारत में पूरी तरह से अरबी सिक्के चलवाए थे। और जो इल्तुतमिश ने अरबी सिक्का चलवाया था उस अरबी सिक्का का नाम था ये चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था जो शुद्ध अरबी सिक्का था। लेकिन अधा एवं विख नामक जो सिक्के थे ये फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया। और इन सिक्कों की बात अगर की जाती है तो अधा तांबे का सिक्का था जबकि विख कांसे का सिक्का था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था। जी हाँ, गाजी। गाजी जो है ये धर्म योद्धा होता है। मतलब इस्लाम धर्म में जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, जो बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, वैसे लोगों को गाजी कहा जाता है। और ये पूछा है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन बना था। तो ऑप्शन ए देखिए दे रहा है फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर बनेगा गयासुद्दीन तुगलक। ये ध्यान रखिएगा आप। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही हैं, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी और ये पहली बार गाजी की उपाधि लिए थे। हालांकि ध्यान रखिएगा कि गाजी की उपाधि को लेकर सबसे अधिक फेमस हुआ था अपने समय में बाबर। बाद में जाकर बाबर भी गाजी की उपाधि लिया था, लेकिन पहला सुल्तान चूंकि इसमें पूछा गया है तो आपका आंसर गयासुद्दीन तुगलक बनेगा। बाबर जो है गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में मिली जीत के बाद, जब उसने राणा सांगा को हराया था, तो उस युद्ध में मिली जीत के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर, और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट किया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था। ऑप्शन देखो भाई, ए ऑप्शन है मुबारक खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। आपका सही आंसर बनेगा फिरोज शाह तुगलक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब भाई सुनो, जजिया कर की जब बात आती है तो जजिया कर का उल्लेख सबसे पहले मालूम चलता है अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। जजिया कर है क्या भाई, तो जजिया कर के बारे में कहा जाता है कि जब शासक मुसलमान हो तो उस दौरान केवल उस राज्य में मुसलमान ही रह सकते हैं और वही अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के कार्यों को करना चाहता है मुस्लिम शासकों के दौरान, तो उन्हें अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए या अपने धर्म को बचाए रखने के लिए उन्हें उस मुस्लिम शासक को एक टैक्स देना पड़ता था, धार्मिक टैक्स देना पड़ता था, जो जजिया कर कहलाता था। और इस जजिया कर की बात सबसे पहले आपको अरब आक्रमणकारी, मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के दौरान देखने को मिला था, जब उसने सिंध के देवल में इसको लगाया था। तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो टैक्स वसूला जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जमाने में इसको ब्राह्मणों पर लगा दिया था, मतलब ये गैर मुस्लिमों पर तो लगता ही था, क्योंकि आप अगर दूसरे धर्म के हैं और मुसलमान शासक है तो आपको देना पड़ेगा अपने धर्म को बचाए रखने के लिए। तो
एक बात उसमें पहले से तय किया गया था कि इस जजिया कर से दो लोगों को मुक्त रखा जाएगा हिंदुओं में, एक राजपूतों को और दूसरे ब्राह्मणों को। यानी ब्राह्मण और राजपूत जो हिंदू हैं इन पर जजिया कर नहीं लगेगा। लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक, जिसको लेकर दिल्ली में काफी हंगामा हुआ था और ब्राह्मण जो है सड़कों पर उतर आए थे। बाद में उस समय के राजपूत जो लोग थे उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों का जजिया कर वो स्वयं देंगे, ब्राह्मण नहीं देंगे। तो इसको लेकर काफी विवाद हुआ था उस समय, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की ये बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। जो अगला क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है कि किस सुल्तान को स्त्रियों की पोशाक पसंद था। जी हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। किस सुल्तान को स्त्रियों की पोशाक पसंद था? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद शाह और डी ऑप्शन है मुबारक खिलजी। इसका सही आंसर होगा मुबारक खिलजी, डी नंबर ऑप्शन। मुबारक जो खिलजी था वो खिलजी वंश का ही एक शासक था और ये खिलजी वंश का हम कहेंगे कि एक प्रसिद्ध शासक हुआ जो 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ये अलाउद्दीन का ही पुत्र था, लेकिन इसका जो व्यवहार था हम कहेंगे कि थोड़ा सा स्त्रियों के मामले में अलग था और इनको स्त्रियों का ड्रेस बहुत पसंद था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्त्रियों की पोशाक पहनकर राज दरबार में बैठा करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी साड़ी पहनकर दरबार में ये दौड़ा भी करते थे। इस टाइप की जानकारी मुबारक खिलजी को लेकर प्राप्त होती है, तो ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं इसी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया था। जी हाँ, ये पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया था। ए ऑप्शन है सेजदा, बी ऑप्शन है जजिया, सी ऑप्शन है इकता और डी ऑप्शन है सैनिकों की हुलिया प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा इकता प्रथा। जी हाँ, एकता प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान। भाई ये एकता प्रथा क्या है? तो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई थी। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का एक सुल्तान था, एक राजा था, उसने अपने जमाने में एकता प्रथा शुरू की थी। इस प्रथा के अनुसार उस समय के जो सैनिक हुआ करते थे उसको सुल्तान ने पैसे न देकर, वेतन न देकर उसके बदले जमीन दे दिया करता था। यही व्यवस्था एकता प्रथा थी जिसकी वो शुरुआत किया था। लेकिन आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रोक दिया। उसने कहा कि हमारे शासनकाल में जो भी सैनिक हैं उनको नगद वेतन ही मिलेगा, किसी तरह से उनको जमीन नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। बात रही सजदा की, तो सजदा जो प्रथा है ये बलबन दिया था और बलबन भी गुलाम वंश का एक शासक था जो अपनी ताकत को दिखाने के लिए या हम ये कहेंगे कि राजा का सम्मान करने के लिए सजदा प्रथा की शुरुआत किया था, जिसमें घुटनों के बल बैठकर सुल्तान का अभिवादन करना होता था। आगे चलकर इसको इस्लाम की तौहीन मानते हुए मुगल वंश के शासक औरंगजेब ने सजदा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें जजिया, तो जजिया कर तो पुराने समय से ही लग रहा है धार्मिक कर। इसको अपने समय में जो खत्म किया था राजा वो अकबर, इसको लेकर काफी प्रसिद्ध हुआ है। अकबर ने अपने जमाने में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जबकि सैनिकों की हुलिया प्रथा की अगर बात करें तो सैनिकों की हुलिया प्रथा की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके अनुसार सैनिकों की एक पहचान हो पाती थी, आइडेंटिफिकेशन मतलब अपने सैनिकों का करना है, इसके लिए खास तरह का सिंबल देता था अपने सैनिकों को लेकर। और यही सैनिकों की हुलिया प्रथा कहलाई है जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखने को मिला था। सैनिकों की हुलिया प्रथा या फिर घोड़ों को दागने की प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें क्वेश्चन दे रहा है कि सल्तनत काल में दीवान ए आमिर को ही विभाग क्या था। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दीवान ए आमिर को ही ये सल्तनत काल में किस टाइप का विभाग था। ए ऑप्शन है कृषि विभाग, बी ऑप्शन है सिंचाई विभाग, सी ऑप्शन है नहर विभाग और डी ऑप्शन है आय विभाग। तो इसका सही आंसर होगा कृषि विभाग। सल्तनत काल में जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने अपने शासनकाल में दीवान ए आमिर कोही नामक एक कृषि विभाग बनाया था। ठीक है, सिंचाई विभाग की बात आती है तो सिंचाई पर टैक्स लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, जिन्होंने हक ए सर्व नामक एक टैक्स लगा दिया था।
नहरों क्या बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में पहली बार नहर स्थापित किया गया, लेकिन नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में बिछाया था। और आय व्यय की जब बात आती है तो आय व्यय को लेकर दीवाने वफ का गठन किया था जलालुद्दीन खिलजी अपने समय में, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। तो ये सारा प्रश्न आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? जी हाँ, अलाई दरवाजा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसने बनवाया? ऑप्शन ए सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाई दरवाजा का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी। मैं अलाई दरवाजा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर अलाई दरवाजा की बात करें तो अगर कुतुब मीनार के बारे में आप जानकारी रखते होंगे तो आपको पता है कि कुतुब मीनार को चारों तरफ से चार दीवारी से घेरा गया है और एक गेट लगाया गया है, जिस गेट से ही आप अंदर प्रवेश करके कुतुब मीनार को देख सकते हैं। तो जो गेट बनवाया गया है ना चार दीवारी पर, वही गेट अलाई दरवाजा कहलाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला भी बनवाया था, 1000 खंभा वाला महल बनवाया था, जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और सबको जो है आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन देखिए, दे रहा है कि फिरोजाबाद शहर किसने बसाया? फिरोजाबाद, जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुनो, जौना खां, जौना खां जिन मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोजाबाद शहर की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक को ये शहर काफ़ी पसंद था और उसने ही फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी किया था, जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध शहर है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में। फिरोज शाह तुगलक ने ही फिरोजपुर, पंजाब का जो फिरोजपुर शहर है उसको ही बसाया था। हरियाणा का फतेहाबाद भी उसने ही बसाया था और हरियाणा का ही हिसार शहर भी ये आपको फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था अपने भाई जौना खां की याद में। जौना खां जिनको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जिनको हम जौना खां कहते हैं। तो जौना खां की यादों में जौनपुर शहर बसाया गया, जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन ए देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है ऑप्शन बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें इसका सही आंसर बनेगा बलबन। जी हाँ, कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का योगदान नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, लेकिन वो सिर्फ पहली मंजिल का ही निर्माण करा पाया था। उसके बाद अचानक उसकी 1210 में चौगान खिलते समय मौत हो गई थी। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था, जिसने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया था। बाद में चलकर फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था और 5वीं मंजिल का जो निर्माण कराया था वो 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, भारत ही क्या पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसकी ऊंचाई 238 फीट है और इसमें टोटल 379 सीढ़ियां हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर फीट में पूछा जाएगा तो 238 फीट और अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 72.5 मीटर इसका टोटल हाइट है कुतुब मीनार का। तो 3 शासकों का योगदान है, बलबन का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आखिर में आपकी बारी है, प्रश्न मेरा और जवाब आपका, जो जादू की झप्पी कहलाता है। आइए इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके बारे में बदायूनी ने लिखा कि अंतोगत्वा सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिला? जी हाँ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। बदायूनी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इसने लिखा है कि अंतोगत्वा सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिला। और ऑप्शन सुनो भाई, ये दिया है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है मुबारक खिलजी
और डी ऑप्शन है बलबन। तो इसका जवाब मुझे देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसके पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे, मेरे जो साइंस का वीडियो मैंने डाला था उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपको उसका जवाब देना है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसका जवाब दिए भी होंगे। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथ ही साथ आप सभी अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।